ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम सेवा और समर्पण के 2 दशक की कहानी आकाशवाणी की जुबानी। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता संभाले हुए आज पूरे 20 साल हो गए हैं। 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और 7 साल देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। आज ही के दिन उन्होंने ठीक 20 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। गुजरात का जो मॉडल विकसित किया, गुजरात ने जो विकास की कहानियां लिखी, उसने उन्हें राष्ट्रव्यापी ख्याति दी और देश एक तरह से 2014 के पहले ही स्वीकार करने लगा था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्यों वो लोगों की उम्मीद बने? आखिर उनके व्यक्तित्व में क्या ऐसा रहा कि वो जन जन का चहेता बन गए? इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सर्जना जी। सर्जना जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर्जना जी, 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 7 साल से देश की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में आखिर क्या है? वो लगातार 20 साल से शासन में है, सत्ता में है और लोगों के चहेते बने हुए हैं। उनके व्यक्तित्व में सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस संगठन से आते हैं उसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति निर्माण है। उन्होंने वो लंबे समय तक प्रचारक रहे और जो उन्होंने संगठन से सीखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा, वही लाल किले की प्राचीर से जब उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं देश का सेवक हूं, जो संगठन ने उनका व्यक्तित्व निर्माण किया, राष्ट्र निर्माण की जो वहां से प्रशिक्षण मिला, उनके चरित्र का निर्माण जो वहां से हुआ, वहां स्व नहीं सर्व, यानी अगर किसी को कुर्सी मिल जाती है तो वो सोचता है, या कोई पद मिल जाता है तो पहले वो अपने परिवार के भलाई के लिए काम करता है, पैसा जोड़ता है और हम तमाम तरह की कोशिशों के द्वारा अपने पूरे परिवार को कहीं पद दिला दिया, कोई बिजनेस करा दिया, कुछ करा दिया। लेकिन आप मोदी जी देखें, स्व नहीं सर्व, यानी पूरे देश के लिए। और दूसरा जो दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय है, अंत्योदय को मोदी जी से अच्छा किसी ने नहीं समझा। और वो आप देखिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति, क्या कभी हम सपने में सोच सकते थे कि हमारे देश का एक रेहड़ी पटरी वाला, हमारे देश की एक आया का बैंक में अपना खाता होगा? तो ये उनका जो प्रचारक के रूप में देश के लिए, देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जो सोच और जो प्रशिक्षण उन्हें मिला संगठन से, यह उसी का आज आप प्रतिस्वरूप एक प्रधानमंत्री में भी देख रहे हैं उमेश। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर्जना जी। नरेंद्र मोदी जी का जो सार्वजनिक जीवन है वो 4.5 दशकों का है और उसमें 20 साल लगातार, चाहे राज्य की सत्ता हो चाहे केंद्र की सत्ता हो, प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी हो, इसको संभालना और लगातार लोगों का चहेता बने रहना, ये मामूली बात नहीं है। आखिर उनके व्यक्तित्व में ये गुण क्या है? आप कैसे देखती हैं? किन गुणों की वजह से वो अब भी लोगों के चहेते बने हुए हैं, एक अच्छे संचारक के रूप में अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और पहुंचाने में कामयाब भी रहते? मोदी जी की और बीजेपी राम राज्य की बात करती है। बाकी जो राजनीतिक दल है वो इस बात को बहुत हंसी में उड़ाते हैं, लेकिन पिछले दिनों जब मैंने राम राज्य की परिकल्पना का अध्ययन किया तो मुझे तो ऐसा लगा कि मोदी जी ने जब भरत भगवान रामचंद्र से मिलने के लिए चित्रकूट में आए तो भगवान राम ने बहुत सारा नीति उनको समझाया तो नहीं, सिर्फ पूछा कि भरत तुम ऐसा करते हो, क्या तुम्हारे मंत्री समझदार हैं, क्या तुम्हारी जो प्रजा है वो तुम्हारे लिए अपने प्राण देने को आतुर रहती है, क्या वो तुम्हारा विरोध तो नहीं करती? आप कहीं चले जाइए, एक आम व्यक्ति से बात कीजिए। मैं सेट एजेंडा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस देश के एक आम नागरिक की बात कर रही हूँ जो मोदी जी को प्रेम करता है, उनको चाहता है, सबके लोकप्रिय हैं क्योंकि वो एक आम आदमी के लिए कार्य कर रहे हैं। एक महिला जिसको कि लकड़ियां बिन के लाना पड़ता था, गोबर बिन के लाना पड़ता था, तब वो अपने परिवार का खाना बनाती थी, आज उसके पास उज्ज्वला है। एक व्यक्ति जिसको कि हॉस्पिटल में जाके लंबी लाइनों में लगना पड़ता था या वो इलाज के अभाव में मर ही जाता था, उसका इलाज नहीं होता था, लेकिन आज एक आम व्यक्ति मेडिकली रिच बाय 5 लाख रुपीज। आप सोचिए कि एक व्यक्ति को 5 लाख का बीमा है, सेहत का, उसके परिवार का बीमा है, तो आज वो बहुत प्रसन्न है। किसान के पास बीमा है, मजदूर के पास बीमा है, अपना बैंक अकाउंट है,
तो अंत्योदय यानी अंत से जब उदय होगा तभी एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। और यही मोदी जी के व्यक्तित्व की जो सबसे अच्छी और उनके प्रशासन और कुशल संचालन के। एक बार मैं गुजरात गई थी, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वहां मैं एक व्यक्ति से मिली, वो पालीताना में गाइड था। उसने मुझे कहा कि दीदी हम लोगों की क्या हैसियत थी। उसने कहा मोदी जी ने हम गाइड को, जो पालीताना के गाइड हैं, अहमदाबाद के IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बुला के हमें ट्रेनिंग दी और हमें आई कार्ड जारी किए। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी सोच है। क्या इससे पहले किसी ने सोचा था उमेश जी ऐसा? तो मैं सोचती हूँ वो जो एक व्यक्ति, जमीन से जुड़े व्यक्ति के लिए सोचना उनके कद को सबसे ऊंचा करता है। जब वो जमीन से जुड़े व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो उनका व्यक्तित्व आसमान में जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस गुजरात में मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, जहां उनका जन्म हुआ, वहीं से गांधी जी भी आते हैं। और आपने सही कहा कि वो दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय से भी प्रेरित थे। गांधी जी भी उसी अंत्योदय वाले व्यक्ति की बात करते थे, दरिद्र नारायण जिसको कहते थे वो। और उनके आंसू पोंछना, उनको अपग्रेड करना, उनको अपलिफ्ट करना सामाजिक दायरे में। जनधन योजना है जिसमें 43 करोड़ से ज्यादा खाते हो चुके हैं, और उनमें जो कमजोर तबका है, उसमें ज्यादातर कमजोर तबके की महिलाएं ही हैं। उसमें अब तक 230 करोड़ रुपए जमा होना, ये मामूली बात नहीं है। कैसे देखती हैं इसको आप? इसको मैं ऐसे देखती हूँ, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जो मेरे घर में काम करने मेड आती है, जिस दिन मोदी जी का भाषण या टीवी पे मोदी जी को आना होता है, तो वो अपने घर में टीवी लगा के दरी बिछा देती है और बाकी सब महिलाओं को भी बुलाती है कि आइए सुनिए मोदी जी क्या कह रहे हैं और हमारा कितना भला कर रहे हैं। अब आप सोचिए, क्योंकि आज संचार के माध्यम बहुत अच्छे हैं। आपके हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति के घर में टेलीविजन है, जिसके नहीं है तो वो पड़ोसी के देख लेता है। आपको मैं यकीनन कह सकती हूँ बहुत दावे के साथ, इतनी मेड आती हैं, उनमें मोदी जी बहुत लोकप्रिय है। यदि आपकी नीचे के तबके में लोकप्रियता है, पिछले 7 साल में जो पेज 3 होते थे, सेलिब्रिटीज के रोज फोटो छपते थे, वो इस पार्टी में, वो उस पार्टी में, वो पार्टियां अब नहीं दिखती हैं। आप सोचिए तो कितना बड़ा परिवर्तन है। ये परिवर्तन एक दिन में कोई व्यक्ति नहीं ला सकता। उन्होंने अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, व्यक्तित्व से उन्होंने ये प्रमाणित किया कि मैं एक आम व्यक्ति हूँ। ये जो गुजरात से सुशासन की यात्रा उनकी शुरू हुई, उस पर उनके मुख्य सचिव रहे सुधीर मांकड़ की भी अपनी एक राय है, वो जानते हैं इसको। There are many things which are remarkable about Mr. Modi as a leader and as an administrator. He is a man of vision. He can see things which would happen in the future or which should happen in the future. Let me give 2 or 3 examples. Way back in 2006, he said that solar energy has tremendous potential for countries like India and countries of Africa. And at that time he told me that let us begin by making Gandhinagar as a solar city. It's a different matter that it did not happen immediately because solar panels were very expensive and solar power was costing much more than thermal power. But as the cost of solar panels and solar power started coming down, he gave a big push to generation of solar energy. I remember 2006 again, we had traveled to Tokyo, Japan, and we traveled from Tokyo to Osaka by the bullet train. He walked right up to the front of the train where the driver and the controls are located. He had a long discussion with the technician and driver of the bullet train, and at that point of time he mentioned that we should get bullet train in India also. He had the vision to see its potential both in terms of speed and ease of travel, but also in terms of technological breakthrough for the Indian Railways. सर्जना जी, उन्होंने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की एक योजना लागू की, वो जिस तरह से देश के एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का, देश के एक दिल को दूसरे इलाके के दिल से जोड़ने का जो प्रयास किया, उस प्रयास को किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, हम इसको ऐसे देखते हैं कि वैदिक काल में आप चले जाइए या मध्य युग में आइए, जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा है वो बहुत समृद्ध है। और आप देखेंगे कि अगर कैलाश मानसरोवर है तो नीचे रामेश्वरम है,
एक साइड में सोमनाथ है तो दूसरी साइड में मल्लिकार्जुन है। तो भारत तो वैसे भी एकता के सूत्र में ऊपर से नीचे तक बंधा है, सांस्कृतिक रूप से बंधा है, त्योहारों से बंधा है, पर्वों से बंधा है, लेकिन पॉलिटिकल इंटरेस्ट ने उनको अलग किया लोगों को। और फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी तुम तमिल, तुम मद्रासी, मैं बंगाली, तुम मलयाली, मैं पंजाबी, इस खाई को मोदी जी खत्म करने देना चाहते हैं। और हम कहीं भी रहें, किसी भी प्रांत में रहे, अंततः हम भारतीय हैं और हमसे हर कोई श्रेष्ठ है। इसी में योग भी अपना है। योग को उन्होंने न सिर्फ भारतीय आसमान की ऊंचाई से ले जाकर के वैश्विक आसमान पर पहुंचा दिया है, मतलब ये भी एक बड़ा कमाल रहा। और पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए बाध्य हो गई। योग की एक तरह से पुनर्प्रतिष्ठा भी हुई है। देखिए, आयुर्वेद के 6 अंग हैं, उसमें से ये एक है आयुर्वेद का। और इसमें जो हमारा योग जो है, ये योग जो है तन और मन का संतुलन है, ये किसी धर्म से नहीं जुड़ा। और हालांकि धार्मिक रूप से जोड़ने की कोशिश हुई थी इसकी कोशिश करने से कुछ नहीं होता। और मोदी जी खुद प्रतिदिन योग करते हैं, योग की महिमा को वो जानते हैं। और योग किसी धर्म, समय, काल, परिस्थिति से नहीं जुड़ा हुआ है। ये आपके तन और मन का संतुलन है। जब आपका तन और मन संतुलित होता है तो आप अच्छे कार्य करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी सेहत अच्छी है। अगर आपका, कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, या कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो ये काया को तो कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन और किसी भी कंट्री का व्यक्ति बैठा हो वो योग कर सकता है। उससे धर्म का कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। 90 से ज्यादा देश योग दिवस मनाते हैं। अहमदाबाद में ही रहते हैं एक योग गुरु हैं धीरज वशिष्ठ जी, उनकी भी अपनी राय है, उसको भी हम श्रोताओं को सुनाते हैं। योग अति प्राचीन साधना पद्धति रही है और अपनी उपयोगिता की वजह से आज के कालखंड में भी योग सर्वोच्च शिखर पर है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां योग नहीं है। और इसकी महत्ता को समझते हुए हमारे ऋषि मुनियों की इस विरासत को संयोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जरिए एक प्रगाढ़ रूप से मजबूत कदम उठाया गया, जिसे योग दिवस के तल पर भी हम देखते हैं। हमें ये जानकर, देखकर सुखद अनुभूति होती है जब हमारा योग 21 जून को पूरे दुनिया भर में एक साथ, एक मंच, एक स्वर में प्रकट होता हुआ, प्रतिष्ठित होता हुआ नजर आता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस तरह हमारे ऋषि मुनियों की इस परंपरा को, विज्ञान को, संस्कृति को राजश्रय मिला, उनको समाज ने संरक्षण दिया, उसी तरह आज भी सत्ता प्रतिष्ठान इसकी महत्ता को समझते हुए संरक्षण दे रही है, उसे आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम कर रही है। हमें बस ध्यान रखना है कि हमें योग को सपोर्ट करना है, ना कि योग के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष को या संस्था के कार्यक्रमों को। वो हर कार्यक्रम जो योग को आगे बढ़ाता है उसको संगठन का, सत्ता का, समाज का सहयोग मिलना चाहिए। इसलिए व्यक्ति विशेष से ऊपर उठ करके योग को सहयोग करने की जरूरत है। और इसीलिए विनम्र गुजारिश भी है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो योग की जो सनातन संस्कृति है उसको पुनर्स्थापन के लिए, जैसे वशिष्ठ योग आश्रम एक लक्ष्य को लेकर के चला है, वो स्थापित हो, उस पे कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी मोदी जी ने बहुत काम किया है अपने ढंग से। और जिस तरह से उन्होंने किसानों को अपलिफ्ट करने की, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की है। उन्होंने तो चुनाव घोषणा पत्र में ही 2014 में किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था। इस बारे में आपकी क्या राय है, किस तरह से आप इसको देखती हैं? देश का जो नेतृत्व करता है व्यक्ति, उसकी अपनी सोच क्या है। आप इसको जैसा भी कहें, क्योंकि आप जिस वातावरण में पले बढ़े होते हैं आपकी सोच वैसी ही हुई। तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े, विदेश में पढ़े, तो उनकी सोच को मैं दोष नहीं देती, लेकिन उनकी सोच वैसी थी। तो उनको लगा कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दूं। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जो देश कृषि प्रधान देश है, जिसका एग्रीकल्चर है, वहां गांव के गांव उजाड़ कर अगर आप एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा देते हो तो वो गांव का व्यक्ति क्या करेगा? उसकी जमीन चली गई, उसका घर चला गया।
उसका कला, उसका कौशल, वो तो आके शहर में मजदूर बनेगा। गांधी जी की अभी आपने बात की थी, हमारा हर गांव अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट था। मैं खुद एक गांव से आती हूँ, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। मेरे गांव में हर तरह का व्यक्ति है, जुलाहा है, नाई है, कुम्हार है, बढ़ई है, आपको जो भी काम कराना, पंडित है, हर कोई आपको मिल जाएगा, सुनार है। तो ये जो व्यवस्था थी, गांव में हर तरह का व्यक्ति, जाति से कोई मतलब नहीं, आपका कर्म कौशल से मतलब था कि आप कर्म क्या कर रहे हैं, आप कार्य क्या करते हैं। कर्म से मतलब कार्य है। ग्रामीण विकास की जो पटकथा है उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू की है मोदी जी ने, उसकी भी शुरुआत उन्होंने गुजरात से की थी। और गुजरात में कच्छ जो है सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था, वैसे भी वो रेह और रेत का मैदान है। वहाँ के एक किसान हैं और सरपंच हैं धोरडो गांव के, मियां हुसैन, उनकी भी अपनी राय है। आइए सुनते हैं उसको भी। मेरा नाम मियां हुसैन गुलबे, मैं धोरडो जुत ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ। हमारे गांव का बहुत विकास हुआ है। वो नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने यहाँ पे रणोत्सव शुरू करवाया, जिसकी वजह से आज हमारे गांव का बहुत विकास हुआ है। गांव मेरा हर फैसिलिटी से माला माल है। गांव में बैंक है, 3 ATM है, गांव में हाई स्कूल है, गांव में हॉस्पिटल है, गांव में रोजगारी है, गांव में 2 साल पीने का पानी है। ऐसी बहुत सारे 40 मुद्दा विकास का जो है वो धोरडो गांव में हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी 66 kV है, वाईफाई है, 4G टावर है, टेलीफोन एक्सचेंज है। ऐसे धोरडो का विकास हुआ है। अच्छे रोड रास्ते हैं। धोरडो धोलावीरा से भी जुड़ गया। सांतलपुर गड़ोली रोड, जो कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये जल्दी होगा, ऐसा ऐतिहासिक काम भी नरेंद्र मोदी साहब ने करके दिखाया। तो आज ये जो कुछ यहाँ पे हमारा विकास हुआ है, हमारा गांव लास्ट था, लेकिन आज हम मानते हैं लास्ट नहीं है, हमारा गांव नंबर 1 पे है। क्योंकि हम डी करके सर्च करते हैं तो धोरडो आता है, आर करके सर्च करते हैं तो धोरडो का रण आता है। इतना हमारा गांव का विकास हुआ है। ये नरेंद्र मोदी साहब ही कर सकते हैं और इस किसी का काम नहीं है कि इतना विकास ऐसे लास्ट गांव का हो। ऐसे हमारे पुराना जो कल्चर था जो मिट गया था, जैसे लोग बुंगे में रहते हैं, घर में रहते हैं, ऐसे बुंगे के रिसोर्ट धोरडो से लेके बिंडियारा तक 37 लोगों ने ऐसे रिसोर्ट बनाए, होम स्टे चलाते हैं, जिससे लोगों का बहुत रोजगारी मिलता है। वो 3 महीने में पूरे साल की कमाई कर लेते हैं। ऐसा इससे भी फायदा होता है। मालदारी बिरंडियारे में दूध में से मावा बनाते हैं, तो वो मावा भी बहुत लाखों रुपये में जब पर्यटन आते हैं तो लेते हैं, तो उससे भी लोगों को फायदा होता है। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट जो है वो भी बेकरी महिलाएं जो बनाती है, उनको पहले इतना मार्केटिंग नहीं मिलता था, आज उनकी मार्केटिंग भी हो रही है, वो भी बहुत मिल रहा है। हर घर में रोजगारी मिल रही है। इसके अलावा पुराना कल्चर, जैसे मटके दंबूरे गाने वाले लोग, वो भी कलाकार गाते हैं। इसके अलावा जो कैमल कार्ड पे चढ़ने बैठने वाले, कैमल कार्ड, घोड़े सवारी करने वाले, ये सब लोग आते हैं। इससे पूरे एरिया को रोजगारी मिलता है। हमारी बन्नी को भी रोजगारी मिलता है, हमारे कच्छ को भी रोजगारी मिलती है। ये हम आभारी हैं नरेंद्र मोदी साहब के। जब उन्होंने पहले रण देखा था मेरे फादर गुलबे के साथ, तब बोला इस रण से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे हाथ में पावर हो, मेरे हाथ में सत्ता हो, तो ये मैं दुनिया को दिखाऊंगा। वो हकीकत में आज साहब ने करके दिखाया, जो पूरी दुनिया जानती है। और 2008 में जब रणोत्सव शुरू किया, तब जो साहब ने बोला था कि ये रण जो है इतना पॉपुलर हो जाएगा, कितने लोग आएंगे, इतना हमारे कच्छ को फायदा होगा, वो आज हो रहा है, वो भी दुनिया जान रही है। तो ये हमारी ऐसी अल्लाह से दुआ है कि नरेंद्र मोदी साहब हमेशा उनकी तरक्की होती रहे और आगे बढ़ते रहें और देश और दुनिया में रोशन होते रहें और ऐसे दुर्गम विकास के विकास करते रहें और गरीबों का कल्याण करते रहें। सर्जना जी, युवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया और हम लोग याद कर सकते हैं जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के एक कॉलेज में भाषण दिया था, तो कहा था पानी का गिलास रख करके कि आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा है, ये आपकी देखने की दृष्टि है। क्या आपको लगता है कि उन्होंने युवाओं के मामले में भी देश की सोच को बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, और अगर उठाया है तो किस तरह से उठाया है? निश्चित रूप से उठाया है। देखिए, जो मैकॉले की शिक्षा पद्धति थी उमेश जी, उसने हमारा जो ट्रेडिशनल हमारा जो हुनर था, जो हमारी कारीगरी थी, विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। आज आप अपने मंदिरों को देख लीजिए, आप हमारी कढ़ाई देखिए, बुनाई देखिए, दस्तकारी देखिए, आप भारत के हर प्रांत में चले जाइए, हर प्रांत का अपना हुनर है, अपना कौशल है।
लेकिन जब मैकॉले की शिक्षा पद्धति आई तो खाली डिग्री की होड़ लग गई कि आप किताब पढ़िए, डिग्री लीजिए। और डिग्री में भी अब क्या हो रहा है, अब तो वो थोड़ा और वर्स्ट हुआ है कि आप 100% कट ऑफ लिस्ट कहाँ जा रही है। आपको क्या पता कि किसी ने नंबर कैसे हासिल कर लिए, उसमें योग्यता है कि नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसी के लिए शायद उन्होंने कौशल विकास योजना शुरू की। बहुत सारे लोगों को तो एडमिशन नहीं मिल पा रहा है आजकल कट ऑफ के चलते, और बहुत सारे लोग पढ़ लिख जाते हैं फिर भी उनको। वही मैं कह रहा हूँ। और जो नई शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति पे आती हूँ। देखिए उमेश जी, मैं ये कह रही थी कि जो हमारी गुरुकुल पद्धति थी उसमें आपको 64 कलाएं सिखाई जाती थी, आपको अस्त्र शस्त्र वेद हर चीज का ज्ञान। तो उसमें राजा का बेटा हो या वो रंग का बेटा हो, जो गुरुकुल में गया वो वहां पर विद्यार्थी है, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे राम हो, या फिर वो किसी गांव के गरीब किसान का बेटा। गुरु जी के यहाँ सब समान है और सबको समान रूप से शिक्षा। हमारे यहाँ जो ये महंगे महंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल, फिर अंग्रेजी मीडियम का एक और गंदा रूप आया कि एसी स्कूल, एसी बस, तो ये इतनी बड़ी खाई जो समाज में पैदा हुई, मोदी जी उस खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, हुनर के माध्यम से। और ये एक बार फिर से सिखाना होगा कि खाली सरकारी नौकरी से ही आपका व्यक्तित्व नहीं है, आपकी गरिमा उससे नहीं है, अपने पारंपरिक पेशे से भी आप आगे बढ़ सकते हैं और सम्मान पूर्वक जीवन जी सकते हैं। ये अभी शुरू हुआ है और ये आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा सजना जी, एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि शासन की जो अब तक की परिपाटी रही है वो एक तरह से एक स्टीरियोटाइप रही है। मोदी जी के एक शासन की परिपाटी नई तरह की है, उसमें नवाचार का स्थान है, इनोवेशन है। जैसे गुजरात में एक चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी शुरू करना है, या कन्याओं को स्कूल में ले जाने के लिए जिस तरह से उन्होंने शाला प्रवेशोत्सव मनाया और कन्या कलवणी योजना शुरू की, और वो देखते देखते देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में तब्दील हो गई। सेक्स रेशियो वहाँ का सुधर गया गुजरात का, और वो उसी मॉडल को देश भर में लागू किया गया। तो बहुत सारी बातें हैं, इन सब पर आपकी क्या टिप्पणी हो सकती है? सबसे बड़ी बात है आप किस परिवेश में पले बढ़े हो, आपका वैचारिक जो पोषण कैसे हुआ है। तो जो वैचारिक जिस पोषण से वैचारिक पोषण से आगे बढ़े नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने 2 कुर्ते पजामे में और पूरा देश यहाँ से वहां नापा। जैसे कि कहा जाता है कि जो प्रचारक होता है वो रमता जोगी के तरह का ही होता है कि एक बार अगर आज प्रचारक को कहा कि आप पंजाब देखोगे, 1 साल बाद उसको कह दिया जाएगा आप असम चले जाइए, 1 साल बाद उसको कहा जाएगा कि आप अरुणाचल चले जाइए। तो हर परिवेश में ढलना, हर जगह के संस्कृति को समझना, वहाँ की इकोनॉमी को समझना, समाज को समझना, शायद यही सब जो शायद नहीं मैं निश्चित रूप से कहूंगी कि जो प्रशिक्षण है व्यक्ति निर्माण, ये जो पूरे विश्व में उन्होंने ये एक स्थापित कर दिया कि एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज देखिए कि मोदी जी हमारी विदेश नीति कितनी अच्छी है। जो लोग कल तक हमको नीचा समझते थे आज वो बुलाते हैं और भारत का मान सम्मान करते हैं। आप यूएन में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, आज मोदी जी का विदेश नीति बहुत सफल है और हर व्यक्ति आज भारत से हाथ मिलाने के लिए इच्छुक है। सजना जी, हम लोग नवाचार की बात कर रहे थे तो इस बारे में गुजरात के चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के हर्षद शाह के भी हमारे पास विचार हैं। हम हर्षद शाह का विचार सुनाना चाहेंगे अपने श्रोताओं को। मैं हर्षद शाह चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाते दायित्व निभा रहा हूं। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो समग्र विश्व में अनूठी है, अनुपम प्रकार की है और एक अलग विचार, विशेष विचार लेकर के उसको स्थापित की गई है। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा सोचा कि हमारी जो प्रजा है, हमारी भावी प्रजा जो है, भविष्य की जो प्रजा का निर्माण है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र सुदृढ़ बन सके और हमारे पास ऐसे व्यक्ति हों, ऐसे महानुभाव हों जो अच्छी तरह से समाज विश्व को उपयोगी हो सके। तो उन्होंने ये सोचा कि एक यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। वैसे भी हमारे जो गिजुभाई बधेका भावनगर में हुए हैं, जिन्होंने बाल शिक्षा के बारे में काफी काम किया है,
उनका भी स्वप्न था कि बाल विश्वविद्यापीठ बननी चाहिए, और नरेंद्र भाई ने के मन में भी ये विचार आया, विषय आया कि ये हमने करना ही चाहिए। तो 31 जुलाई 2009 को उन्होंने इसे वैधानिक रूप दिया और यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया। उनका एक विचार सूत्र है, जब उन्होंने यूनिवर्सिटी स्थापित की तो एक विचार सूत्र उन्होंने दिया कि एवरी चाइल्ड मैटर्स, प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी उनके मन में क्या विचार है? बहुत अच्छा विचार उनके मन में है। उन्होंने ये कहा है कि बालक का अपब्रिंगिंग, उसका उछेर, उसका ग्रोथ इस प्रकार से होना चाहिए कि उसको ऐसी उसकी संभाल हो, उसका ऐसा ग्रोथ हो कि जिससे वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास उसका हो और स्वस्थ मानव के रूप में वो विकसित हो और इस प्रकार के अवसर उसको मिले। इस प्रकार की एक व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था का नाम है चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी। अब चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी का जो लक्ष्य है वही मनुष्य निर्माण है, अच्छे मनुष्यों का निर्माण करना। इसमें केवल डिग्रियां नहीं दी जाती हैं, इसमें केवल पढ़ाया नहीं जाता है, इसमें तो चाइल्ड सेंट्रिक प्रोग्राम तय किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। बालक को केंद्र में रख करके ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं जिसे हमारे एक्ट में भी कहा गया है, हमारे जो एक्ट में प्रावधान है उसके हिसाब से हमने कई कार्यक्रम बनाए हैं। और ये सभी कार्यक्रम जो है बच्चों के विकास के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए बड़े उपयुक्त कार्यक्रम हमने बनाए हैं। अभी इस यूनिवर्सिटी में 7 स्कूल बनाए हैं हमने। 7 स्कूलों के अंतर्गत 12 विभाग, 12 डिपार्टमेंट बनाए हैं और 12 डिपार्टमेंट के अंतर्गत हमने 40 अभ्यासक्रम बनाए हैं, कोर्सेज बनाए हैं। और ये सब कोर्सेज चलाने के लिए 40 प्रोफेसरों की नियुक्ति भी हो चुकी है इस यूनिवर्सिटी में। सभी प्रकार के प्रोफेसर, सभी विषयों के प्रोफेसर, प्राध्यापक हमारे पास हैं। सर्जना जी, आखिर में एक मोदी जी के व्यक्तित्व पर, उनके 20 साल की यात्रा पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ। जब वो प्रचारक थे, जब वो संगठन मंत्री थे भाजपा के अखिल भारतीय, मेरा उनसे बहुत निरंतर संपर्क रहा है। मैं तो कहूंगी ये भारत का सौभाग्य है कि भारत को एक प्रधानमंत्री के रूप में एक राजऋषि मिला, एक योगी मिला है। ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वो कहते हैं कि उनको एक बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री मिला, ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए मोदी जी भारत के लिए एक वरदान है और भारत की संस्कृति को, भारत की आत्मा को समझते हैं और दोबारा उसी तरह का वो जो अपनी हर नीति में वो भारत के पुराने गौरव को लौटाने का उनका प्रयत्न चल रहा है और निरंतर जारी है और रहेगा। और भगवान मोदी जी को लंबी आयु दे और हमें ऐसा नेतृत्व मिलता रहे। 4.5 दशक के सार्वजनिक जीवन और 20 साल की यात्रा दरअसल सेवा और समर्पण की यात्रा है। यह सेवा और समर्पण आम लोगों की सेवा की, देश की सेवा की और उनके प्रति समर्पण की। सर्जना जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, सेवा और समर्पण की प्रधानमंत्री की 20 सालों की यात्रा पर आपने अच्छी जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद उमेश जी। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम सेवा और समर्पण के 2 दशक की कहानी आकाशवाणी की जुबानी। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।